रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक आज बेंगलुरु में, जहां आपको बता दें कि करीब 24 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में ये विपक्षी दल जुटे हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत करीब 24 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। और आपको बता दें कि यह दूसरी बैठक है। इससे पहले 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और अब 2 दिनों की यह बैठक है, आज और कल, जब यह बैठक बेंगलुरु में होनी है। तो आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है। अब देखिए, इसमें बैठक जो होनी है, इस बैठक में जो नेता शामिल हो रहे हैं, जो पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं, अब यहां मुद्दे जो हैं वो काफी ज्यादा अहम होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा यह होगा कि संयोजक किसे बनाया जाएगा, कौन वो नेता होगा जो सभी पार्टियों के बीच समन्वय बनाए रखेगा चुनाव तक। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात होती है, टिकट की बात होती है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर रणनीतियां बनाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। ममता जी आ रहे हैं और मैं पेपर में पढ़ा केजरीवाल भी आ रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आ रहे हैं। अभी मुझे तो इतला मिला और बात किए, बालू जी और स्टालिन साहब तो फ्लाइट चढ़ गए हैं। तो सभी नेता लोग, मैं माफ़ करना किसी का छूट गया तो ये फिर ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं या हम जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ के हम ये काम करेंगे। आज विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हम सारे लोग जा रहे हैं आज बेंगलुरु की मीटिंग में। और आगे का एजेंडा उस मीटिंग में तय होगा कि आगे इस विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे 2024 के लिए तैयारी करनी है, वो सारे विषय बैठक में तय होंगे। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न था, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये काला अध्यादेश है जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लाया गया है। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को न्योता दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि एमडीएमके इस बैठक में शामिल हो रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो रही है। इसके अलावा केडीएमके ये भी इस बैठक में शामिल हो रही है। तो एमडीएमके भी इस बैठक में पहुंच रही है, केडीएमके ये भी इस बैठक में शामिल हो रही है। इसके अलावा वीसीके ये भी आज की बैठक में शामिल हो रही है। आरएसपी ये ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु इन पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एआईएफबी ये भी पार्टी है जो इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इस बैठक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ जी, इस बैठक को किस तरीके से देखा जाए? पहली जो बैठक थी, माना यह जा रहा था कि वो बैठक सफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अब बेंगलुरु में कुनबा बढ़ा है। पटना में 17 से 18 पार्टियां, यहां 24 तक पहुंच गई है। विपक्षी दल की बैठक को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, साफ तौर पे है कि बिहार की राजनीति, अगर हम बिहार की राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की उस जमीन पे पटना पाटलिपुत्रा की जमीन पे पहली बैठक होती है और पहली बैठक में 17 दल शामिल होते हैं। दूसरी बैठक कर्नाटक में होती है, लेकिन तय होता था पहले कि पहले वो बैठक हिमाचल में होगी, लेकिन हिमाचल के बजाय, क्योंकि हिमाचल का मौसम और तमाम चीज़ें वहाँ दिक्कतें हैं, इसलिए इसको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। इस बैठक का अगर परिप्रेक्ष्य आप समझें तो 2024 के लिए सबसे बड़ी बैठक है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, सबको पता है कि इंडिया इंटैक्ट है, एनडीए सरकार में है और सरकार से अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको अपनी ताकत में इजाफा करना पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं से लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो तमाम घटक दल हैं, जो खास तौर पे इसको अब क्या नाम मिलेगा ये भी अभी देखना दिलचस्प होगा,
क्योंकि अभी तक नाम तय नहीं हो पाया कि इस विपक्षी गठबंधन का नाम क्या होगा, इसको भी तय करना है। उसके अलावे मैं आपको बताऊं कि 17 दल से अगर 24 दल तक ये सफर तय हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रणनीति आगे बढ़ रही है। रणनीति का एक सफल रणनीतिकार जो लोग भी उसके पीछे हैं उसका कहीं ना कहीं से इंपैक्ट दिख रहा है। और दूसरी बात आप अभिषेक देखिए कि 17 जून को जैसे ही मीटिंग इनकी खत्म होती है उसके बाद एनडीए में कहीं ना कहीं से कर्नाटक के चुनावी हार और वो 17 जून की बैठक, ये दोनों ऐसी आफत नजर आती है कि उसके आनन फानन तरीके से एनडीए भी एकजुटता दिखाने की कोशिश, एनडीए अपनी ताकत में इजाफा दिखाने की कोशिश, एनडीए ताकतवर है ये दिखाने की कोशिश की जाने लगी। और इसीलिए आपको बताऊं कि 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक एनडीए की दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। अब आप जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं तो आप मानेंगे, क्योंकि जितनी समझ आपने भी तमाम चीजों को ग्राउंड रिपोर्ट देखा है अभिषेक, कि किस तरीके से इसको पूरा ढांचागत किया गया, उसमें तमाम चीजें तय की गई, किस किस तरीके से किसको किसको इंप्लीमेंट करना है वो दिखाया गया। और इसका आप देखिए जीता जागता नमूना है कि दोनों ही चीजें बिहार से हो रही हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि वो जून की बैठक, 17 जून की बैठक भी आपको याद होगी कि किस तरीके से वहां पे तमाम दल 23 जून माफ कीजिएगा 23 जून की बैठक आपको याद होगी, जो 17 दल इकट्ठा हुए और वहां भी नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे। एनडीए की जब पहली बैठक तय हुई कि एनडीए में तय होगा और एनडीए की बैठक होगी 18 जुलाई को, बड़ी बैठक होगी अशोका होटल में, उसमें भी बिहार की भूमिका अहम रही, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस के झगड़े को सुलझाने और चिराग पासवान के औरे को बड़ा दिखाने की पूरी कोशिश रही। और चिराग पासवान इस वक्त आपको पता है कि एनडीए की बैठक में सबसे हॉटकेक है चिराग पासवान। बिल्कुल, कि चिराग शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं क्या होंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी घटक को अप्रोच किया गया एनडीए की तरफ से तो वो चिराग पासवान थे। उसके बाद लगातार वहां पे उस कुनबे को बढ़ाने की कवायद हुई, इसलिए आपको याद होगा वो फोटो आपने भी चलाया, हमने भी दिखाया कि कैसे वो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी से मुलाकात होती है, कल ओपी राजभर से मुलाकात हुई, उससे पहले नागमणि से मुलाकात हुई। तो उस कुनबे को बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। आप खुद सोचिए कि आप बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अगर आपकी मजबूती पर कोई किसी तरीके से प्रहार होने लगे और आप अपनी चीजों को इकट्ठा करने लगे तो इससे साफ है कि सामने वाला भी मजबूत होता नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आशिफ जी एक चीज और जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जो बैठक हो रही है उसमें कुछ अहम मुद्दे होंगे जिसमें संयोजक को लेकर के जो अहम भूमिका होगी कि इस अलायंस को और मजबूती कैसे दिया जाए, वो कौन सा सर्वमान्य चेहरा होगा जो हर पार्टियों को इंटैक्ट रखेगा, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत वक्त है। और अगर बीजेपी ने यहां से इंदमारी की, देखिए क्योंकि छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, सबको जोड़ना बीजेपी ने शुरू कर दिया है, तो नजर शिवसेना जो उद्धव गुट है वहां भी होगी कि हो सके अगर शिवसेना आ जाए। देखिए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को साथ लाने की कोशिश की गई और साथ आ रही है, तो ऐसे में वो कौन सा सर्वमान्य चेहरा नजर आ रहा है जो इस ऑपोजिशन को इंटैक्ट रखेगा 2024 इलेक्शन तक? मैं आपको बताऊं ये बहुत वाजिब और बहुत बेहतर सवाल है अभिषेक, और इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं। इसका सबसे बड़ा चेहरा जो पहले भी उम्मीद थी, माना यह जा रहा था कि पिछले पटना की बैठक में वो अगुवाई करेंगी, लेकिन नहीं, वो कर्नाटक की बैठक में अगुवाई कर रही हैं और उनका नाम है सोनिया गांधी, जो पूर्व में यूपीए की अध्यक्ष रही हैं। आप जरा सोचिए अभिषेक कि पहले कहीं भी वो एक्टिव नहीं थी, तमाम चीजों को देखा समझा जाना, उसके बाद आज रात में जो डिनर है अपोजिशन की बैठक के, अपोजिशन के तमाम दलों की जो डिनर है उसको लीड सोनिया गांधी करेंगी, जो पहले भी यूपीए की अध्यक्ष रही हैं। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को चुनौती देकर उनको सरकार को बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर निभाई थी 2004 में तो वो सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी अपने बलबूते वहां पे सरकार लेके आई, यूपीए की पहली सरकार बनी और 2004 से लेकर 2009 तक सरकार में वो रही। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद लगातार अभी तक नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं। इसमें कहीं भी कोई किसी भी डिस्कस का ये सब्जेक्ट नहीं है कि इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े चेहरे और राजनीतिक चेहरे के तौर पे, क्राउड लीडर के तौर पे, क्राउड पूलर के तौर पे अगर देखा जाता है तो वो सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का। और लड़ाई जिसको भी लड़नी है वो साफ तौर पर अपोजिशन को इकट्ठा दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। एक बात और मैं बता दूं, बहुत अहम जानकारी है ये, आज की जो बैठक होगी, जो 2 दिनों की जो 2 दिवसीय बैठक है बेंगलोर में, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ये है एकजुटता दिखाने की सबसे बड़ी कवायद। और उसमें जो अभी तक जो हमारे सोर्सेज, जो पुख्ता सोर्सेज है, वो जानकारी दे रहे हैं कि जो सीटें 543 लोकसभा है उसमें 250 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, बाकी जगहों पर वो अपने अपने घटक दलों के साथ नजर आएगी। इस बार इकट्ठा चलो इकला चलो की जगह इकट्ठा चलो का नारा देने वाले हैं ये लोग। और मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब अखिलेश यादव के ट्वीट को अगर आप पढ़ें, जो मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि अखिलेश यादव की ट्वीट को दिखाएं, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है
कि बेंगलुरु की जमीन है वो कई इतिहास के लिए जानी जाती है, और एक बार फिर हम इतिहास गढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैठक नहीं है बल्कि हम इतिहास गढ़ेंगे और वहां से बहुत कुछ तय करेंगे। आप सोच के देखिए अभिषेक, अगर तमाम अपोजिशन एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये सामंजस्य बैठ जाता है कि आप इस स्टेट में कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट करे और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, तो वो आप जरा देखिए कितना बेहतर नजर आएगा, क्योंकि फाइट होना लाजमी है। ऑपोजिशन अगर मजबूत होगा तो वो फाइट होगा, और कहा जाता है राजनीति में ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनावी प्रक्रिया होती है, उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है। अभी हाल में 2023 में 5 राज्यों का चुनाव है अभिषेक, उस चुनाव पर भी बहुत सारी नजरें बनी हुई हैं और लगातार ये कोशिशें हैं कि उन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाए। आज मैं बता दूं कि चुनाव की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, वहां पे चुनावी तैयारियों का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी उसको वाइंड अप करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो आप समझिए कि एक चीज और मैं ये चीज भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपने जिस चेहरे का नाम लिया सोनिया गांधी, क्या उनकी एक्टिवनेस ने ही एनडीए में एक थोड़ी खलबली कहें या जो भी कहें, खलबली ही कहते हैं, क्या वो मचा रखी है कि सोनिया गांधी एक्टिव हुई हैं जिसने एनडीए के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं? क्योंकि एनडीए को भी और बीजेपी को भी साल 2004 याद होगा, शाइनिंग इंडिया को सोनिया गांधी ने कैसे फेल किया था। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी चीज क्या है, राजनीति में कभी भी संभावनाएं नहीं मरती हैं। देखिए राजनीति में आप समझ सकते हैं, अभी इससे पहले एक खबर पड़ी दारा सिंह चौहान की। मैं दारा सिंह चौहान के हिस्ट्री ज्योग्राफी की अगर बात कर लूं तो वो कई दलों में रह चुके हैं। ओपी राजभर की बात कर लीजिए, ओपी राजभर वो है जो मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, नरेश अग्रवाल के बाद। नरेश अग्रवाल का हिस्ट्री आपको पता होगा, नरेश अग्रवाल वो नेता रहे हैं जो जहां दल जो सरकार में रहती थी वहां वो होते थे, तो माना यह जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक है उत्तर प्रदेश के। जैसे माना यह जाता है कि भारत में मौसम वैज्ञानिक का नाम लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को इसलिए दिया था कि जहां सरकार होती है वहां वो होते हैं। उसी तरीके से ओपी राजभर को भी इस वक्त उत्तर प्रदेश का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन लोकसभा के लिए नहीं बल्कि वो विधानसभा के लिए माना जाता रहा है। लेकिन अब लोकसभा में जिस तरीके से उनकी भूमिका और कहा यह जा रहा है, बहुत साफ तौर पर आप समझिए कि इसे छोटे छोटे दलों को कितनी तरजीह दे रहा है एनडीए। माना यह जा रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबरें हैं अभिषेक, कि 3 लोकसभा सीटें ओपी राजभर को देने की बात हो रही है। आप जरा सोचिए कि ओपी राजभर से बड़ा जनाधार का नेता और बड़े पार्टी उनके साथ अपना दल है, उसको 2 लोकसभा सीटें मिलती हैं, और ओपी राजभर को अभी आने से पहले 3 लोकसभा सीटें। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात कर लें, 5 लोकसभा सीट लेकर पशुपति पारस बैठे हुए हैं, लेकिन उनको उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि 1 लोकसभा सीट अकेला रामविलास पासवान का जो चिराग पासवान, वो अकेले लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन वो उनको ये माना जा रहा है कि उनको 5 सीटें देने के लिए तैयार हैं। तो आप समझिए कि एनडीए किस तरीके से अपने कुनबे को समेटने का काम कर रही है। आशिफ जी, वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये देखिए, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ये बातें शेयर की हैं। कर्नाटक में जो बैठक होनी है उसे लेकर के उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर्स यहां पढ़े हैं, अब यहां से देश का एक और हिस्टोरिकल चैप्टर लिखेंगे। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। हिस्ट्री यहां से जुड़ी है और फ्यूचर भी जुड़ेगा। यानी कि आशिफ जी, इतिहास लिखने के लिए विपक्षी दल जो हैं वो बेंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि हम इतिहास लिखेंगे और फ्यूचर भी अभिषेक इस जुड़ेगा बैठक में। आप भी पूछ रहे थे, देखिए हमने चेहरे की बात आपकी, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि लीड, इस पूरी बैठक को जो लीड करेंगे वो सोनिया गांधी करेंगी। ये बात मैं आपको लाजमी तौर से बता रहा हूं। चेहरा अभी कौन होगा इस पर अभी भी संशय की स्थिति है। लेकिन एक बात और बताऊं, इस पूरी बैठक के अगर इसको आप कह सकते हैं कि जो ढांचा जिसने तैयार किया वो 2 लोग थे, 2 शख्सियत, उनका नाम बताना और उनका नाम समझना भी जरूरी है। पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा नीतीश कुमार का, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है इस पूरी चीजों को इकट्ठा करना। आप खुद जानते हैं कि बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है। आप बिहार की स्थिति देख लीजिए कि बिहार में तमाम चीजें तो ठीक हैं, लेकिन रह के कांग्रेस से बड़ी दूरियां नजर आती हैं। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक दूसरे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, खासतौर पे वाम के तमाम जो इस वक्त 9 दल घटक जो शामिल हो रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी हो रहा है, जो आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति है। केरल में आप समझिए, केरल में जिस तरह की सरकारें हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस वहां लड़ाई लड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं से अपने जो आप कह सकते हैं कि छोटे स्वार्थ को छोड़कर बड़े स्वार्थ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं या इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि 2023 इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 2024 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 2024 के टारगेट को ये लोग देख रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जिसको आपने अभी पढ़ा अभिषेक, वो साफ तौर पे था कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी 2023 पे बात नहीं कर रहा है।
तैयारी ही अब 2024 नहीं की है। बात कर रहे हैं। अब तैयारी सीधे 24 की है और देखना अहम होगा कि जो बैठक बेंगलुरु में होने वाली है उस बैठक से क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। आशिफ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से एक एक चीज आपने बताई।